नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपकी सीरीज है वो स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के आपके एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को लगातार देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की सारी लीडिंग जो वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग आपके न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट अगर कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है वहां पर अवेलेबल कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, जिसको ये यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर ले। आइए देखेंगे हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो पहला बिरजू महाराज जी का जिक्र है, पर्सनालिटी है ये आपके, है ना, लखनऊ घराने से आप लोगों को पता है कि ये संदर्भित है ना, कथक से भी, वोकलिस्ट भी हैं ये आपके। तो इनके बारे में देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में फ्रेम किया जा सकता है, स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, फर्स्ट पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद सीएसआईआर ने एक डेवलप की है नई टेक्नोलॉजी डिसइंफेक्शन के लिए, है ना, तो वो देखेंगे हम लोग, इसका यूज किया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है अभी कोविड वाले एरा में, और पोस्ट कोविड भी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये देखेंगे हम, थर्ड पेपर में है, मतलब थर्ड जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं इसको। उसके बाद ओपन डेटा वीक जो है आपका, वो शहरी जो आपका आवास मंत्रालय है ना, उसके द्वारा जो है ये क्या किया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, कि डेटा वगैरह जितना पता होगा तो उस हिसाब से हम आगे के लिए जो है डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये जो है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं, थर्ड पेपर में भी ओवरलैप है ये, ठीक है ना। तो ये आपका देखेंगे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आर्टिकल, वो है रिलेटेड आपका स्ट्रीट फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंजेस। ठीक है ना, ये भी आपकी सरकारी जो है आपकी नई जो आपकी पहल है उसके अंतर्गत रख सकते हैं आप, सेकंड और थर्ड पेपर दोनों में आएगा, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग की बात करेंगे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जहां पर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में किस तरीके से हम फार्मर्स की जो इनकम है, तो एक तरीके का सीजनल ये आपका एम्प्लॉयमेंट होता है ना, कृषिगत क्षेत्र में। ठीक है, तो किस तरीके से वहां पर विविधता लाई जाए, उनकी आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो उस संदर्भ में ये आपका आर्टिकल, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप लोग। और जो पहला आर्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इनका अभी निधन हो गया है, जो कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, तो वहां पर जो है शोक व्यक्त किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इनका जन्म 1937 4 फेब को हुआ था। ठीक है ना। अब ये इस समय कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा आपका सेशन हो रहा है, बताइए कि जरा 1937 में कौन सा है ना, त्रिपुरी कब होता है, हरिपुरा कब होता है, फैजपुर कब होता है, बताइएगा जरा। कांग्रेस के सेशंस की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो ये आपका अभी है 17 जनवरी 2022 को, याद रख सकते हैं हम लोग, स्टेट पीसीएस से पूछा जा सकता है। अब इनको जो है बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, तो ये इंडियन डांसर भी हैं, कंपोजर, सिंगर, एक्सपोनेंट रहे। ये कहाँ के, लखनऊ, मैंने बताया, घराना कथक नृत्य से रिलेटेड जो है आपका कालका बिंदा दिन। इनका जो जन्म हुआ था वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ, आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हंडिया एक जगह है वहां पर हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इनके वंशज है, अब ये नॉर्मल सी जानकारी है ना, आर्टिकल इसलिए हम लोग देख रहे हैं, ये इनके बारे में जीवन परिचय नहीं पूछेगा। तो ये डिसेंडेंट है महाराज फैमिली के, जो आपके कथक डांसर से के आपके क्या रहे, वंशज रहे हैं। ठीक है, इनके दो अंकल रहे हैं, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। इनके फादर और गुरु जो है वो अच्छन महाराज है। तो ये सब याद रख सकते हैं, यूपी पीसीएस से पूछ सकता है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो है प्रैक्टिस किया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और ये वोकलिस्ट भी बने। अब हिंदुस्तानी जो आपका म्यूजिक है और कार्नेटिक जो आपका म्यूजिक है, उसमें क्या मेनली डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने अंकल के साथ काम किया, ठीक है ना, शंभू महाराज के साथ भारतीय कला केंद्र में। ठीक है,
जो बाद में आपका कथक केंद्र न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने बोला कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब ये बताया जा रहा है आर्टिकल 1998 में, और फिर अपना खुद का स्कूल डाला इन्होंने कालाश्रम जो है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो अब आगे की ओर देखेंगे हम लोग। यहां पर बताया जा रहा है कि इनको किन तरीके के कौन कौन से अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है, लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। और बीएचयू से इनको जो है आपका मानद पुरस्कार भी मिला है, और राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेन अवार्ड है उसके बारे में एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इसके बाद इनको फिल्म अवार्ड भी मिला है, विश्वरूपम जो आपका उन्नाई कनाथू आपकी पिक्चर थी, उसमें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला उनको बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए। उसके अलावा बाजीराव मस्तानी में भी उनको बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, मोहे रंग दो लाल के लिए, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग इसको, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ठीक है, कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ आर्टिकल है, ये CSIR ने जो नई डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की है, तो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है ना। किसमें, जैसे आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे रेलवे कोचेस हैं, AC बसेस हैं, जो भी क्लोज स्पेस है आपके, तो ये अभी इंस्टॉल करके, जो भी हम अभी पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, तो पैंडेमिक के दौरान जो है उससे लड़ने के लिए आपका क्या है, एक अच्छा आयाम बन सकता है, नॉर्मल सी चीज है। इसको जो है आपका डेवलप किया गया है, UVC टेक्नोलॉजी है ये आपकी, ठीक है ना। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आपका CSIR CSIO है उसके द्वारा, ठीक है ना। ये टोटली इफेक्टिव है आपका मिटिगेट करने के लिए, जो भी आपका एयरबॉर्न, वायु में जो आपके बॉर्न होते हैं, ट्रांसमिशन है ना, किसके, SARS-CoV-2 के, कोविड से रिलेटेड हो गया, अब इसी फैमिली का तो है आपका कोविड, ठीक है। और ये आपका रेलेवेंट रहेगा पोस्ट कोविड एरा में भी, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो अभी जो है ये, अब जैसे AC बसेस हैं, रेलवे है ना, पार्लियामेंट हाउस है, तो इन सब जगह तो इनका जो है इसका प्रयोग किया ही जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है। और उसके साथ ही इसको ओपन किया जा सकता है जनरल आम लोगों के लिए, कॉमन मासेस के लिए भी, ठीक है। इसके बाद इसका महत्व क्या है, तो सीधी बात है कि इसका महत्व तो समझ में आ ही रहा है कि जब हम जो भी संक्रमण को रोक पाएंगे तो सीधा सीधा उसका इंपैक्ट है ना। अगर हम यहाँ पर रोक लेते हैं, लोग अगर बीमार नहीं होते, तो वो उनके ऊपर इकोनॉमिक क्रंच नहीं आएगा, है ना, समस्या नहीं आएगी, वो पूरी की पूरी आपकी एक इंडिविजुअल से लेके और नेशनल इकोनॉमी तक कनेक्ट हो जाएगा, आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो, ठीक है ना। अब ये जो है UVC रेडिएशन को मतलब जाना जाता है कि ये, इसको वैसे भी बोला जाता है कि जर्मिसिडल लैंप्स के रूप में जाना जाता है। क्यों जैसे मान लीजिए कि इसका जो यूज है, UVC जो रेडिएशन है, वो कई डिकेड से टीबी जैसे बैक्टीरिया के प्रसार को, जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है आपका, ट्यूबरक्लोसिस जो है, उसका जो आपका बैक्टीरिया है, उसके भी स्प्रेड को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको जर्मिसिडल लैंप बोला जाता है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये डीएक्टिवेट कर देता है वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को, और भी जो आपके बायो एरोसोल्स हैं, है ना, इसमें जो है अप्रोप्रिएट डोज का यूज किया जाता है, किसमें, जो आपका स्प्रेड होने से जो भी आपका संक्रमण के आयाम है उनको रोकने के लिए, तो जो यूज किया जाता है 254 nm UV लाइट का, ठीक है। अब जहां पर भी इंडोर लिमिटेड कैपेसिटी, वहां भी यूज किया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं अभी कि जैसे चुनाव हो रहा है, तो वहां फिजिकल रैली है, रोड शो है, तो वहां पर जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, नॉर्मल चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ओपन डेटा वीक से रिलेटेड है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है आपका, उसने लॉन्च किया है ओपन डेटा वीक। आपको पता है कि अभी जो है आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, है ना, वो हमारा दौर चल रहा है, 75 साल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करें। उसी के अंतर्गत ये एक नया जो है आपका क्या है, इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, होगा क्या, अब इसमें स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ओपन डेटा वीक, नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी के अंतर्गत जो है यहां पर स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन जो आपका एक कॉन्फ्रेंस है वो भी शेड्यूल किया जाएगा सूरत में, जो शेड्यूल किया गया है फरवरी 2022 में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि डेटा के संदर्भ में लोगों में जागरूकता लाना, ठीक है। तो लोगों के बारे में पता चलेगा कि भैया उनको किस तरीके की उनकी आवश्यकता है स्पेसिफिक जगह पे, है ना, जैसे 100 सिटीज है आपकी स्मार्ट मिशन के अंतर्गत, तो हमको पता चलेगा लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चलेगी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, ठीक है, उसी से संदर्भित है आपका, ठीक है। तो स्पष्ट आंकड़े जो है आपके, उनके प्रति जो है जागरूकता फैलाना, है ना, जागरूकता लाना, और यूज जो है ओपन डेटा का उसको जो है बढ़ाना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज बताई जा रही है यहां पर, और इसको मनाया जाएगा अभी 17 से जो है आपका
21 जनवरी ये बताया जा रहा है, 3rd वीक के लिए ये आपका बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो इवेंट है, इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे जो 100 स्मार्ट सिटीज है मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो वो हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और डेटा ब्लॉक्स को जो है ना, उनके लिए जो है स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल का जो है यूज करेंगे, है ना। तो उसमें जो है सारे डेटा वगैरह जो है वहां पर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो सीधी बात है, प्रभाव उत्पादकता को बढ़ाना, इफिशियंसी को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, है ना, ठीक है। और इसके साथ ही जो नवाचार वगैरह है उसको भी हम कैटालाइज करेंगे यहां से, जो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है, सीधी बात है, इसमें जो मैंने पहली चीज बताई कि इसका आप क्रक्स देखेंगे तो क्या है, तो ये गवर्नमेंट को मतलब हेल्प करेगी। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है जो फेस की जाती है सिटीजन्स के द्वारा कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, और फिर जब हम इस तरीके की समस्याओं का समाधान एक जगह करेंगे, है ना, तो उसी तरीके के सक्सेसफुल आइडियाज, अगर वहां वो आइडिया सक्सेस हो जाता है तो अदर सिटीज में भी हम उनको रेप्लिकेट करके यूज कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है विनर्स का स्ट्रीट फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के अंदर, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक इवेंट में जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया, इसमें जो है विनिंग सिटीज को बताया गया। तो इसमें जो आपकी विनिंग सिटीज है, 11 जो विनिंग सिटीज हैं, है ना, उनको जो दिया गया अवार्ड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए, और जो 10 आपकी विनिंग सिटीज हैं जो पायलट स्टेज में है आपकी जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंजेस के संदर्भ में, तो इनको अवार्ड दिया गया। ये देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है लॉन्च किया गया है सीजन 2, ठीक है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज, ठीक है, स्लोगन देखिए, एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। और एक बुक का भी जो है यहां पर जो है जिसका टाइटल है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंजेस स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। तो ये बुक भी जो है लॉन्च की गई है। अब 2020 से ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, उसके अंतर्गत जो एंकरिंग की जा रही है, जो इंटरसिटी चैलेंजेस है, इंटरसिटी चैलेंजेस, ठीक है ना, सिटीज में अंतर शहरी चुनौतियों का संदर्भ बता रहे हैं कि भैया जो आपका पब्लिक स्पेस है वो और ज्यादा किस तरीके से, जो पब्लिक आपका कोई भी पब्लिक स्पेस है तो उसको और ज्यादा पीपल फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। और ये आपका अलाइन है किसके साथ, 2006 का जो हमारा नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो पैराडिग्म है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जो रोड्स वगैरह होती थी पहले कार सेंट्रिक होती थी, तो अब पीपल सेंट्रिक स्ट्रीट्स बनाना है ना, ये जो बात की जा रही है। अब इसमें यथार्थ में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है वो तो आप लोग देख ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले के कंपैरिजन कुछ तो डेवलपमेंट हुआ ही है। तो बताया जा रहा है कि पिछले 18 मंथ में जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि साइकिल्स फॉर चेंज है, चेंज एंड स्ट्रीट फॉर पीपल, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है एक नेशन वाइड मूवमेंट के रूप में, है ना, एक पूरे राष्ट्रीय आयाम पर जो है, एक व्यापक राष्ट्रीय आधार पर जो है आंदोलन के रूप में जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है पूरी स्मार्ट जो आपकी सिटीज है, 100 स्मार्ट सिटीज में। इसके बाद यहां पर बताया गया कि अनाउंस किया गया 10 विनिंग सिटीज का, है ना। तो ये सब जो अनाउंस किया गया वो किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन है और टेक्निकल पार्टनर्स में WRI जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये चैलेंज आपका 3 ईयर में फेज्ड इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो शेपिंग अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंडली नेबरहुड्स इन इंडियन सिटीज। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, और ये आर्टिकल में कभी मेंस का क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, है ना, एक आख लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग मेंस में, देख जाइए कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो है ये आपका एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल रेयरिंग का इकोनॉमिक्स बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका मोबाइल वेटरनरी जो आपका यूनिट है, ठीक है, तो अगर उसका उपयोग किया जाए कहां पर, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, किस सेक्टर की बात करें, लाइफ स्टॉक की, है ना, पशुओं में जैसे रोग वगैरह होता है, ठीक है। अब लोगों के पास रिमोट एरियाज में अवेलेबिलिटी ही नहीं कि वो किसी को दिखा सकें उसको, है ना, तो उनको वहां पर लॉस हो जाता है। तो अगर मोबाइल वेटनरी अगर यूनिट हो जाएगी तो वो क्या होगा, एक तरीके का गेम चेंजर वहां पर साबित होगा। नॉर्मल सी चीज बता रहे हैं। अब इसको फिर से वहीं से कनेक्ट करिएगा, एग्रीकल्चर जो मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी लाना फार्मर्स की इनकम में, तो कहां से आएगी भैया, अगर कोई कैलेमिटी आ गई, है ना, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे आपकी फसल जो है किसान की खराब हो गई, तो कम से कम उसके पास एक वैकल्पिक आयाम तो है, पशुपालन। और आप देख लीजिए कि गुजरात वाला जो आपका एरिया है, जो आपका आनंद, जो आपका अमूल अब आप पढ़ते हैं, है ना, तो ये आपका मॉडल पूरे वर्ल्ड में क्यों पढ़ा जाता है, वहां पर तो आपका कैसा क्षेत्र है, वो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं था, उसको एनिमल हस्बेंड्री में उन्होंने डाइवर्ट किया। आप देख लीजिए वहां पर क्या पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ वहां पर,
हुआ ना, उसी तरीके से आप इसको जो है कनेक्ट करके चलिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को सिंस इंडिपेंडेंस जो है बैकबोन माना गया इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो सिंस इंडिपेंडेंस नहीं, उसके पहले से भी रीड है वो, ठीक है। और इसमें जो है कृषक समुदाय के लिए मुख्य घटक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, ये सब हम लोगों को पता है। अब हमारे यहाँ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है। पूरे इंडिया के मैप में देखिए हमारे यहाँ हर तरीके की जो है जलवायु भी जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा क्या है आपका, सारी तरीके के जो है वहां पर आप चीजें देखेंगे, ठीक है ना, डाइवर्सिटी आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर भारी विविधताएं हैं। हमारे यहाँ जो 60% कृषि है आज भी मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून तो प्रिडिक्टेबल है नहीं, कभी उसमें अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, है ना, तो ये आप लोगों को पता है ये सब समस्याएं। तो हमारे यहाँ जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। तो यहां पर हमारे को वैसे भी आवश्यकता है हमको कि कृषक की जो आय है उसमें विविधता लाया जाए। हमेशा से देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 60 से 65% जो जनसंख्या है अभी भी जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उनके लिए डाइवर्सिटी, उनके लिए आय की विविधता, उनके लिए आय का वैकल्पिक आयाम सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, तभी तो देश का समुचित विकास होगा, ठीक है ना। इंक्लूजन करना उनका जरूरी है, ठीक है, तभी तो आप बोलेंगे ना कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है, कहानी बताई जा रही है, ये डेटा अपने पास रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये बताया जा रहा है एंशिएंट टाइम से ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ये इंपॉर्टेंट रहा है। और ये जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है उसके 2/3 पॉपुलेशन को ये जो है आपके क्या करता है, आजीविका का एक साधन है, उसके लिए जो है ये जिम्मेदार है, ठीक है। और स्पेशली किनके लिए, जो आपके मार्जिनल और कैसे छोटे, जो आपके लैंडलेस और जो आपके सीमांत किसान हैं उनके लिए, ठीक है ना। वैसे भी 85-86% हमारे यहाँ छोटे और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, ठीक है। तो इनको जो है एक तरीके का लिविंग बैंक माना जाता है लाइफ स्टॉक्स को, ठीक है ना, इनके लिए। अब एक तरीके से ये इंश्योरेंस का काम करता है जब नेचुरल कैलामिटीज और क्रॉप फेल्योर। अब चीजें वही है, शब्दों के लिखने की ताकत है बस ये, ठीक है ना। बाकी चीजें वही है जो मैंने आपको वहां पर क्या किया, अभी एलोबरेट किया। अब पिछले 2 दशकों में देखा जा रहा है कि ये जो है लगातार जो है इसका जो योगदान है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है ना, वो बढ़ता जा रहा है तीव्र गति से। कैसे, किस एरिया में, तो बोल रहे हैं कि जो सेमी अर्बन आपकी पॉपुलेशन वहां पर उनकी जो इनकम है या आजीविका है उसको रेगुलेट करने में ये एक मेन इकोनॉमिक कंपोनेंट के रूप में जो है, डायमेंशन के रूप में ये उभरा है। नॉर्मल सी चीज है। अब देखिए इसका कारण क्या है, देखिए हमारे यहां लगातार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके कारण क्या होगा, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, तो उसके कारण क्या, एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। अगर एग्रीकल्चरल लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो भारत में किसानों के लिए जो लाभ की संभावना, इसीलिए यूपीएससी ने कई बार जो है वो फ्रेम किया है उसने ऐसे, ठीक है ना, कि सब्सिस्टेंस के आयाम के रूप में एक जो है आपकी कृषि जो है वो सिर्फ आजीविका के लिए ही रह गई है, अब लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है ना, इसीलिए पूछते हैं। तो लाभ की संभावना कम हो गई भारत में किसानों के लिए इन सब संदर्भों के कारण। तो जो भी आपका लाइफ स्टॉक वाला एरिया है उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, है ना, आय और आय की स्थिरता के लिए जो है बहुत सारी संभावनाएं वहां पर मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद लाइफ स्टॉक है क्या, तो इसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आते हैं जिनका यूज किया जाता है या तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, है ना, लेबर देने के लिए, या तो प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटीज जैसे हो गया मीट हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, फर हो गया, लेदर हो गया, बहुत सारा हो गया यहाँ पर चीजें, ये आप अपने से लिख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेंसस बताया जा रहा है, तो 2019-20 में जो पीरियडिकली जो आपका कंडक्ट किया गया उसमें बताया जा रहा है ना, मतलब 1919-20 से, ध्यान दीजिएगा 1919-20 से, ठीक है ना, ये आपका टाइम चल रहा है, गांधी जी का अब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया है नेशनल मूवमेंट में हमारे, उसी टाइम से जो है यहाँ पर लाइफ स्टॉक का सेंसस जो है कंडक्ट किया जाता है पीरियडिकली, आवधिक रूप से 1919-20 से, ये याद रख सकते हैं हम लोग। और प्रत्येक 5 वर्ष में इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को कवर करता है और अभी तक ऐसी 20 जो है सेंसस आ चुकी हैं जो कंडक्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया गया, क्योंकि भैया इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर और जो है अलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 55% जो है आपका, ऑलमोस्ट 55% जो आपकी रूरल पॉपुलेशन उनको सपोर्ट करता है ये सेक्टर, जिसमें 27 करोड़ हाउस होल्ड्स भी आते हैं। ये सेंसस आपका 2015-16 का एग्रीकल्चरल सेंसस है। और जो सर्वे है हमारा 2021 का इकोनॉमिक सर्वे, अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में इकोनॉमिक सर्वे जो है जारी कौन करता है
है ना, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन जारी करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 2021 में बताया जा रहा है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन था लाइव स्टॉक सेक्टर का, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, वो अराउंड 28.63 था और इसमें लगातार इंक्रीमेंट देखा जा रहा है ना। 2014 से लेके 19 के बीच में अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो 4% का इंक्रीमेंट यहां पर ऑलमोस्ट देखा गया है, ठीक है ना। भारत में जो है बहुत ज्यादा उपलब्धता है लाइव स्टॉक्स की, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, लगभग बताया जा रहा है 53 करोड़ है, ठीक है ना। और इसमें जो है 2014 के बाद से फिर इंक्रीमेंट 4.6% का देखा गया है। भारत की जो रैंकिंग है, पहली है आपकी बुफेलो में, सेकंड है आपकी गोट में और पोल्ट्री में, थर्ड है आपकी फिशेस में, फिफ्थ है आपकी डक्स और चिकन्स में और 10वीं है आपकी कैमल में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने बताया, नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद ये एक तरीके का अल्टरनेटिव सोर्स है इनकम के लिए, जो फार्मर्स जो है आपके उनकी रेगुलर इनकम को वो बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो कैसा वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल, ठीक है। और ये जो है आपकी हेल्प करेगा किसानों की आय को दोगुना करने में, नॉर्मल सी चीजें हैं। आप गोकुल मिशन वगैरह, बोबाइन इस जो आपका मिशन चल रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को भी गवर्नमेंट जो है रेगुलर डेवलप करने की कोशिश कर रही है ना। कई सारी स्कीम्स जो है रन हो रही है, तो ये हेल्प करेगा आपका, बोला जा रहा है। अब जैसे मतलब गोबर के कंडे वगैरह होते हैं, काउडंग जिसको आप बोलते हैं, तो उससे कंडे वगैरह तो बताया जा रहा है बायोमास भी बनाया जा सकता है, तो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के जो आपके सोर्सेस है उनको डेवलप करने में भी ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है सोशल एम्पावरमेंट करेगा पुअर पीपल का, वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं जहां पर वो जो आपकी महिलाएं होती हैं उनको जो है उपयुक्त रूप में जो रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो उनको जो है वो लार्जली अनएम्प्लॉयड होती है, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया रिक्रिएशनल और कल्चरल एस्पेक्ट दिया, इसमें एग्जांपल दिया इन्होंने, लेकिन इस पे तो डिबेट चल रही है, जल्लीकट्टू को आप रख सकते हैं, है ना। पॉइंट्स में हमको जब लिखना होता है, अब देखिए इतनी सारे पॉइंट्स तो हम लिख भी नहीं सकते ना, ऐसे है तो बात अलग है, लेकिन हमको वहां पर 10 नंबर 15 नंबर में लिखना है। अगर 10 नंबर 12 नंबर में लिखना है तो क्या होता है कि हमारे पास 4-5 पॉइंट होते हैं, तो हम उस पर आराम से लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव्स, क्या वे फॉरवर्ड है और क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या लेने की और आवश्यकता है, दैट्स इट। तो यहां पर बताया जा रहा है सोशल कस्टम भी हमारे यहाँ जैसे पूजन वगैरह किया जाता है, अब इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और आपके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, इनपुट ये आपका प्रोवाइड करता है कई सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे लेदर इंडस्ट्री को लिए, है ना। एक्सपोर्ट में भी आपका जो आपका है इसके लिए आपका इनपुट जो है प्रदान किया जाता है पशुओं के द्वारा, है ना, जैसे फाइबर्स वगैरह, पश्मीना वगैरह, अब ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। और मीट इंडस्ट्री के लिए भी एम्पल स्पेस है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे प्राइस शॉक्स जो होते हैं उसके लिए भी रेजिलियंस जो है ये आपका प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, ये अल्टरनेटिव सोर्स है इनकम के लिए, तो हेल्प करेगा भैया पॉवर्टी एलिमिनेशन में, है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब चैलेंजेस क्या है, तो पहली चीज नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। अब नेगेटिव रिटर्न कैसे है कि हमारे यहां आप देखेंगे तो जो आपका बैकवर्ड और जो आपका फॉरवर्ड लिंकेजेस होता है, जैसे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं आप तो इसमें भी पढ़िए। अब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में प्रॉब्लम है ना, कोल्ड स्टोरेज की समस्या नहीं, तो किसी किसान ने अगर मान लीजिए, किसान ही बोलते हैं इनको भी जो पशुपालन वगैरह भी करते हैं, तो मान लीजिए अब किसी व्यक्ति ने वहां पर दूध का उत्पादन किया, अब उसके पास कोई जगह ही नहीं है, वो वहां पर जो कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो वो रख नहीं सकता, तो उसके पास विकल्प नहीं है, तो उसको अपने पास के क्षेत्र में ही जो है बेचना पड़ेगा, तो कम मूल्य में बेचेगा वो। अब वहां पर मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग हो जाती, अब वो दूध से पनीर बन जाता तो ज्यादा दिन तक जो है बेचा जा सकता था, चीज बन जाता और महंगा और ज्यादा दिन तक वैल्यू एडिशन हो जाता उनसे, उनका, है ना, उन जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग करके जब कोई प्रोडक्ट रेडी किया जाता है तो उससे वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो ज्यादा दिन तक भी उसको बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है और ज्यादा मूल्य में, है ना। तो इस तरीके की समस्याएं हैं, तो इससे नेगेटिव रिटर्न जो है वो किसान को वहां पर प्राप्त होता है ना। उनको जो है चीजों को बेचने में उतना फायदा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है आपकी एक्सपेंसिव है, जैसे गाय वगैरह खरीदने जाते हैं हम लोग, है ना, गाय वगैरह जब खरीदने जाते हैं किसान देशी गाय, तो वो महंगी है और वो जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में दूध भी उपलब्ध नहीं करा पाती है। इसलिए आप देखिए कि आज की डेट में कितनी प्रॉब्लम है, लोग भैंस पालना पसंद करते हैं, गाय नहीं, है ना। ये आप अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू है, इसलिए इस तरीके के संदर्भ जो है वो आते हैं, है ना, लेकर। अब यहां पर बताया जा रहा है
कि जैसे गौ रक्षता का जो माहौल वगैरह है उससे डरते भी हैं लोग कि किसान को खुले में आपका मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। मीट वगैरह तो बहुत दूर की चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो पशु यहाँ पर सस्ती दर में मिलते भी हैं वो उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। अब ये कहानियां हैं, नॉर्मल सी चीजें, ये अपने से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीडिंग नहीं है, वैसे बुल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है ना। तो उसके कारण भी जी ब्रीडिंग से तो अच्छी नस्ल के जो है आपके अच्छी नस्ल की गायों का जो है वहां पर जनन नहीं हो पाएगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा, और उसके कारण जो है डिसीज वगैरह भी होता है, जैसा कि आपके माउथ डिसीज हो गया, फूड डिसीज हो गया, देख जाइएगा आप लोग, नॉर्मल सी चीज है। उसके लिए बोवाइन इसकी जो है हमारा वो भी चल रहा है, मिशन वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है जैसे गुजरात और राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पर पशुओं के लिए जो है शॉर्टेज ऑफ फूड है, वाटर है ना। फिर आपका लैंड यूज पैटर्न भी है, ठीक है ना, कि हम एग्रीकल्चर के लिए, फिर एक सोशल कस्टम है कि भैया हम वेजिटेरियन, हम कैसे जो है ऐसा काम करें। फिर एक सोशल स्टिग्मा भी है, युवा जो है इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग तैयारी सरकारी नौकरी की करते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मतलब खुश होकर बता सकता है कि भैया मैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ काम करना चाहता हूं, मैं खेती करना चाहता हूं। कोई बोल दिया मैं खेती करता हूं, तो हम ऐसे देखते हैं कि अरे अब हम अगर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, कोई बताया हम एसएससी तैयारी करते हैं, तो उसी में हम हवा में आ जाते हैं कि नहीं, अरे ये तैयारी, कोई भी चीज दुनिया में छोटी नहीं होती है ना। ये एक व्यवसाय है, इस मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है ना। ये चरित्र दिखाता है आपका, ठीक है, क्योंकि जीवन एक समग्र अवधारणा है ना, व्यापक है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर छोटा सा पार्ट है करियर जो आपको ड्राइव करेगा, है ना, वो आवश्यक है, ठीक है। चलिए ये अलग डिबेट है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो लैंड यूज पैटर्न का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है ना। जैसे कल्चरेबल आपका मान लीजिए कोई वेस्ट लैंड है, ठीक है, तो उसको भी लोग जो है एग्रीकल्चर के यूज में जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल यूज में लेने लग जाते हैं, है ना। और उसको जो है चारे की खेती वहां पर नहीं करते, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है वहां उनके पास, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है हमारे यहाँ ओवर एम्फेसिस है जो आपका फॉरेन ब्रीड वगैरह है, ठीक है। ये भी आपकी चुनौतियां बता रहे हैं, यहाँ पर समस्या बता रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी नस्लों का अधिक आयात हो रहा है, हमारे यहाँ जो देशी नस्लें थी उन पर हमारा फोकस नहीं है। और ये मैंने पहले ही बताया कि लिमिटेशन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक जो आपके लिंकेजेस हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप देख जाइएगा। इसके बाद इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हाई शेयर है, सीधी बात है, तो उनको वहां किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा मान लीजिए कि जैसे गाय के गोबर में बायोगैस के माध्यम से कई गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता होती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसी उनकी मतलब उनका ऐसा एक्सेस ही नहीं कि वो ऐसे जगह तक पहुंच पाए जहां पर वो इन चीजों के बारे में जान पाए, फिर उसको यूज कर पाए, उसको वहां पर सेल कर पाए, है ना। तो जो भी रॉ मटेरियल्स है उनका भी जो ऑप्टिमम यूज वगैरह हो सकता है उन तक उनकी पहुंच नहीं है। ये अवेयरनेस से सीधा सीधा इसका रिलेशन है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे यहां जो पशु चिकित्सक हैं, स्पेशली जो आपका रिमोट एरियाज है वहां पर भी जो है वो उनको क्या है, उनकी अनुपलब्धता है, अपेक्षित रूप में वो वहां पर उपलब्ध नहीं है ना। और यहां पर जहां गांव की में जनसंख्या 300 से कम है मान लीजिए, है ना, वे जहां पर जिन गांवों में 300 से नीचे है पॉपुलेशन वहां और भी ज्यादा समस्या है, सीधी बात है। जहां जितनी कम पॉपुलेशन होगी वहां और समस्या होगी। आप एक बात बताइए, अगर आप डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमएस हैं, है ना, या डीएम है, आजकल तो डीएम वगैरह है ना वही डॉक्टर्स चल पा रहे हैं, कॉम्पिटिशन लगातार रेज होता जा रहा है। तो अगर आप डीएम है, अब आपको बोला जाए गांव में जाके दवाई करो, तो पता चला अरे गांव में आके कर रहे हैं। ये सोशल स्टिग्मा, हम दिखावे पे बहुत ज्यादा जो है विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा ये मटेरियलिज्म हमारे यहाँ पीक पे है ना, ये एम्बिगिटी है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो अच्छे लोग हैं, क्या वो रिमोट एरियाज में काम करना चाह रहे हैं? नहीं। एक्सेप्शनल्स की बात नहीं कर रहा मैं, अपवादों की बात नहीं कर रहा। जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो आपका मेजॉरिटी से होता है, नहीं कि एक आध दो जन को जानते हो कि नहीं वो तो गांव में काम करते हैं तो आप बोलने लगे वो नहीं। हम कंक्लूजन निकालते हैं मेजॉरिटी पीपल। आप खुद को रख के देखिए कि हम आईएएस बनने जा रहे हैं तो कैडर भी देखते हैं और जगह भी देखते हैं, भैया अच्छी जगह हो जाए, बच्चों की स्कूलिंग कहां होगी, हम रहेंगे कहां, है ना। तो हम उन चीजों पे ज्यादा इंडल्ज है ना, उसका सीधा इंपैक्ट है। हम में सबको ही आते हैं हम लोग, है ना, हम में मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, ऐसा नहीं किसी को स्पेशली बोल रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। तो यहां पर जो है नॉर्मल सी चीज बताई जा रही है कि अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी में सीधा सीधा फर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको डिसीज हो जाएगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका सीधा फर्क आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आएगा,
ठीक है। इसके बाद पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवेयरनेस की कमी है ना, तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज है जो ये आपका मैनेजमेंट जानते नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इसका क्या जो है आगे हमको आउटपुट मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का। ठीक है, तो सीधी बात है, इसी का सीधा कारण है कि हमारे यहाँ गाय भैंस ही लोग पालना पसंद करते हैं। आप देखेंगे तो बकरी है ना, भेड़ पालन में जो है वो उतना ज्यादा रुचि नहीं लोगों की, तो वहां पर कमी देखी जाती है उस सेक्टर में लोगों की भागीदारी की। ठीक है ना, मधुमक्खी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन का अभाव होता है। वेजिटेरियन आदमी थोड़ी चिकन का व्यवसाय करेगा, लोग देखेंगे नहीं कि ब्राह्मण आदमियों कैसे तुम मतलब ये काम कर रहे हो, कैसे कर सकते हो तुम काम, है ना। तो हमारे यहाँ एक वो सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है, स्टीरियोटाइपिंग वही सुन सुन के वो दिमाग में बना रहता है हमारे यहाँ, है ना। और काउ बॉयज की मूवीज आप देखते हैं कि हॉलीवुड में, वो बड़ा ठीक है, वो अच्छा लगता है देख के, है ना, वो हैट वैट देख के। ठीक है, डेनमार्क वगैरह में देखिए आप लोग, है ना, इस तरीके के लोग कितने ज्यादा जो है आपके वो कितने ज्यादा इकोनॉमिकली भी साउंड है वो लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल सी चीज है, हमारे पास पर्याप्त जो है वो क्षमता निर्माण के लिए संरचना भी उपलब्ध नहीं है, और ये सब समस्याएं बताई जा रही है, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी नहीं हो पाती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इनफर्टिलिटी ऑफ बोवाइंस वगैरह, तो नॉर्मल सी चीज है ये आपकी। ठीक है ना, ब्रीडिंग से रिलेटेड है आपका। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइस में भी एस्केलेशन देखा जाता है ना, जो फीड इंग्रेडिएंट्स है लाइक मेज वगैरह हो गया, यूथ का इंटरेस्ट कम है, हमने पहले ही देख लिया इसमें। उसके बाद जो है मिल्क प्राइस भी लो है ना, और फीड कॉस्टिंग जो उसका इनपुट है, जैसे गाय के पालन पोषण में ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, इनपुट ज्यादा हो गया, हमारा आउटपुट कम आ रहा है, तो लोग वहां पर क्या होते हैं, वहां पर मोटिवेट भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है क्रेडिट वगैरह की, है ना, रिमोट एरियाज में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से इनका एक्सेस बहुत कम है, यही सबसे बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चर में तो है नहीं, मंडी में बेच रहे थे, अभी तो ई नाम वगैरह आया है, अब देखिए कब तक में लाभ का व्यवसाय बन जाता है कृषक, है ना, कृषि जो है आपका। उसके बाद जैसे चारा सामग्री वगैरह है, उसका भी अभाव होता है ना, क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जो है उसका यूज हो जाता है। ठीक है ना, अब समझिए डाइवर्जन है वहां पर जो इनके फीड मटेरियल्स हैं, है ना, तो वो बता रहे हैं नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल जो इंसीमेशन होता है उसका भी कवरेज हमारे यहाँ कम है ना। अब जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सेंटर्स कैसे होंगे रिमोट एरियाज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइफ जो अब जो इंश्योरेंस होता है ना एनिमल का, उसका भी कवरेज जो है बहुत लिमिटेड है ना। हमारे यहाँ तो डेटा है कि लोग LIC ही नहीं कराते, हम लोग तो तब तक जाके चेकअप नहीं कराते, रूटीन चेकअप, जब तक कि बेड में एडमिट नहीं हो जाते। ये हमारी मेंटालिटी है कि अरे यार अभी क्यों कराना हमको, फिर जब प्रॉब्लम आ जाती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा जो है बिल बन गया, प्रॉब्लम आ गई। तो एक बार जो आदमी मिडिल क्लास का है, एक बार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो वो बेचारा मिडिल क्लास से सीधा BPL में आ जाता है ना। ये बिल्कुल रैशनल चीजों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब इसके बाद कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बताए जा रहे हैं, ये मिशन सीधा लिखा जाता है नेशनल जो आपका लाइव स्टॉक मिशन है ना, ये जो है इसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला तो ये कि बोवाइन ब्रीडिंग के लिए, दूसरा ये कि जो बोवाइन आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, इनके लिए, पशुपालकों के लिए। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम जो है डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी चलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो उनकी जो है आपका वहां पर संगठित क्षेत्र का जो आपका हिस्सा है वहां पर बढ़ाया जा रहा है ना, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत लाया जा रहा है ताकि क्वालिटी में भी वहां पर एनहांसमेंट किया जा सके। फिर इसके बाद नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी व्यवस्था की जा रही है ना, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब आप देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीज है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए भी जो है डेयरी प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है यहाँ पर, और डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमारा नेशनल प्रोग्राम वगैरह भी वहां पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो भी फार्मिंग कम्युनिटी है उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जो है ओवरऑल जो है उसको क्या किया जाएगा, उसमें एनहांसमेंट किया जाएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाया जाएगा, यही तो किया जाएगा। इसके बाद आगे की राह बता रहे हैं, तो भैया यही आगे की राह है, ये राह है। ठीक है ना, अब बाकी पूरा आर्टिकल आप देख जाइएगा कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें, लोगों के बीच जो है अवेयरनेस लाएं, वहां पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, है ना, जो फॉरवर्ड और आपका बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको हम वहां पर सिंक्रोनाइज करें, है ना, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, ताकि जो है वो प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सके लोग, है ना, इस क्षेत्र में आगे आके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, है ना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें वो, और उससे जो है उनकी आय बढ़े। तो नॉर्मल से चीज है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लोग देख जाइएगा। अब यहाँ पर
बताया जा रहा है जैसे आईसीटी वगैरह का यूज किया जा सकता है, जैसे ई गोपाल का इन्होंने एग्जांपल दिया, ये एक अच्छा पॉइंट है कि इसके द्वारा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सकता है, फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस लाई जा सकती है कि जो भी आपके पास लाइव स्टॉक्स है उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, है ना। ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए प्रोग्राम बता ही दिया हम लोगों ने, है ना। और गवर्नमेंट को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए जो लोग लगातार जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। जो प्रतिदिन अगर कोई फार्मर ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है तो उसे सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। तो अब सरकार के पास तो अब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी, है ना। तो जब राजनीतिक हितों से ऊपर उठे तो फिर ये सब काम भी देखें, उसके लिए भी तो टाइम मिले फिर बाद में। इसके बाद बताया जा रहा है जैसे ग्रुप्स वगैरह बना के, जैसे आप देखते होंगे ना गांव में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसमें भी बताया गया कि एक ग्रुप बना लो आप, ठीक है ना। ताकि अब जब ग्रुप हो जाता है तो वहां पर मान लीजिए 10 लोग इकट्ठा हो गए, 10 लोग पास थोड़ा थोड़ा भी पैसा है तो उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अब जब किसी को प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने वहां से फाइनेंस कर दिया, है ना उनको, और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है, वहां पर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है, ज्यादा लोग होते हैं, है ना, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल सी चीज बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस के लिए, जो लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाने के लिए भी आप कर सकते हो कि किस तरीके से सब्सिडी मिल रही है, किस तरीके से तकनीकी जो है आप यूज कर सकते हो, तो इसके लिए भी जो है वो और ग्रुप्स बना के वहां पर अवेयरनेस वगैरह फैला सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पार्ट लिखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात बता रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे कैपिटल गुड्स के लिए उनको इनपुट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी वगैरह जो देना चाहिए, है ना, कैपिटल सब्सिडी के रूप में। इसके बाद बताया जा रहा है कि ब्रीडिंग के लिए जो है जो आपका वहां पर क्लस्टर्स बनाए जाने चाहिए विलेजेस में, जहां से वहां पर जो वंश वगैरह है, जो अच्छी नस्ल के जो आपके लाइव स्टॉक्स हैं, उनको जो है वहां पर क्या किया जा सके, है ना, उनको जो है वहां पर उत्पादन तो बोलना नहीं, उनका जनन किया जा सके और उसके द्वारा फिर इस क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो मोबाइल चिकित्सा इकाई है आपकी पशु एनिमल से रिलेटेड, है ना, तो वेटनरी सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, वो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारी संसदीय स्थायी समिति है ना, यूनियन मिनिस्ट्री जो है आपका फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ इनएडिक्वेट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, बिल्कुल वही चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की। इसके कारण बहुत सारे जो आपके पशु जनित रोग हैं जो पशुओं में हो जाते हैं, तो उसके कारण बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है उनको, ठीक है। और अभी भी जो है अधिकांश गांवों में, अधिकांश क्या मैक्सिमम गांवों में जो परीक्षण सुविधाओं की कमी है ना, वहां पर सैंपल वगैरह ही नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं है। और एक बार अगर किसी मतलब फार्मर को अगर लॉस लग गया तो दोबारा उसके पास कैपिटल क्रंच होता है ना, तो बेचारा वो कर ही नहीं सकता आगे जाके उस क्षेत्र में काम, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर इन सब चीजों को हमने मिटिगेट कर लिया, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तो इससे जो है आपकी जो भी आपके यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध वगैरह, तो उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि देखी जाएगी, उत्पादन में भी वृद्धि देखी जाएगी, और उसके साथ ही जो हमारा, अब मान लीजिए कोई पशु चिकित्सक है वहां पर जिसकी वहां पर पोस्टिंग होती है ना, और उसके सहायकों के लिए जो भी उसके आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह भी होगा। इससे जो है हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर पाएंगे, ठीक है। और सीधा सीधा ये चीज है कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी इनकम में फार्मर्स के, तब तक लाभ का व्यवसाय नहीं बनेगा कृषक के लिए। तो सीधा बताया जा रहा है कि जो डबलिंग करना अगर आपको फार्मर्स की इनकम, तो उसका ऑनली लगा दिया इन्होंने कि पॉसिबल तभी हो सकता है वो जब एनिमल हस्बेंड्री को इंटीग्रेट किया जा सके, किसमें, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फेज है ये आपका रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो पशुधन गणना के बारे में पहला बताना कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा। तो पहला ये कि ये आपका शुरुआत किया गया पीरियडिकली जो आपके सेंसस आते हैं, ये लाइव स्टॉक सेंसस, तो 1919 से लेके 1920 से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। 1920 से ये आपका स्टार्ट किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये जो है ये प्रति 5 वर्ष में इसको जो है कंडक्ट कराया जाता है, और अभी तक 20 ऐसे सेंसस आ चुके हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट जो लिखा गया कि कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो बिरजू महाराज जी हैं उनके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपके लीजेंडरी कथक डांसर थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपके बिलोंग करते थे कालका बिंदा दिन घराना जो आपका कथक डांस से रिलेटेड लखनऊ, और इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण फैमिली में, हंडिया जो है आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।